आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन की। कोल्ड वॉर का ही हिस्सा है, तो हम देखते हैं। तो कोल्ड वॉर की तो हम बात ऑलरेडी कर ही चुके हैं, फिर बर्लिन वॉल, और अब हम डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो ये तीसरी बार मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं आयरन कर्टन। मैंने आपको बताया था ना कि कोल्ड वॉर के बाद एक तबका जो था वो सोवियत कंट्रोल करता था और दूसरा अमेरिका कंट्रोल करता था। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट किसके बीच में? कैपिटलिज्म, जो अमेरिका कंट्रोल मतलब अमेरिका बेसिकली जिसको सपोर्ट करता था, वर्सेस कम्युनिज्म जिसको यूएसएसआर सपोर्ट करता था। लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, सोवियत का कंट्रोल बहुत ही तगड़ा हो गया। तगड़ा इन द सेंस कि जिन देशों को सोवियत कंट्रोल करता था, पोलैंड हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, यहाँ पे इनका दबदबा हद से ज्यादा हो गया, है ना। यहाँ पे जो सरकारें थी वो सोवियत के लीडर्स ही चुन के भेजते थे, अपने अपने डिक्टेटर्स बैठा रखे थे, जिसकी वजह से एक और रीजन था सोवियत के डिसइंटीग्रेशन का। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था, ठीक है, कि इन देशों में अनरेस्ट होने लगा धीमे धीमे। उसके बाद जर्मनी भी दो में डिवाइडेड था, ये भी मैं बता चुका हूं। एक था एफआरजी, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, जिसको अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन रूल करते थे, और दूसरा था ये वाला जो एरिया जिसको ईस्ट जर्मनी बोल रहे हैं, ये सोवियत कंट्रोल करता था। साथ ही साथ बर्लिन भी दो में डिवाइडेड था, और 1961 में बर्लिन, ये वेस्ट बर्लिन और ईस्ट बर्लिन के बीच में ये एक बर्लिन वॉल खड़ी हो गई थी, 150 किलोमीटर लंबी। अब ये मैंने पूरा कवर किया है, बर्लिन वॉल पे सेपरेट लेक्चर है, आप देख लीजिएगा। हम यहाँ पे सोवियत की बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो हीरो हैं वो है मिखाइल गोर्बचेव, जो कि सोवियत के प्रेसिडेंट बने 1985 में। कम्युनिस्ट मतलब सेक्रेटरी बने वो कम्युनिस्ट पार्टी के, जो कि सबसे बड़ी पोजीशन होती है सोवियत में। और उसके बाद प्रेसिडेंट बने 1990 में। लेकिन जब प्रेसिडेंट बने 1.5 साल में ही उन्होंने सोवियत का काम तमाम कर दिया, सोवियत को डिसॉल्व कर दिया। तो माइटी एम्पायर वॉज डिसॉल्व इनटू रिपब्लिक्स, ठीक है। तो सोवियत, थोड़ा सा इतिहास हम देख लेते हैं। देखिए, आपको पता ही है रशियन रेवोल्यूशन पे मैंने पूरा लेक्चर लिया है, आप देख लीजिएगा। रशियन रेवोल्यूशन आया 1917 में। 10th सेंचुरी से जो रजारिस्ट रूल चला आ रहा था, जो राजा महाराजाओं की सत्ता थी, मोनार्की को फाइनली खत्म किया, और लेनिन ने वर्ल्ड वॉर वन से रशिया को बाहर निकाला, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं 5 साल तक, 5 नहीं 4 साल तक सिविल वॉर शुरू हो गई, ठीक है। सिविल वॉर, एक तो जो लेनिन के लोग थे, ठीक है, और दूसरे थे जिनको रेड आर्मी, और दूसरे थे व्हाइट्स जो कि लेनिन के अपोज में थे, जो कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े, ठीक है, जो थोड़े लिबरल विचारों के थे। उन दोनों के बीच में सिविल वॉर, और अल्टीमेटली 4 साल बाद लेनिन की जीत हुई। 1922 में फाइनली हम देखते हैं कि सोवियत की स्थापना हुई। सोवियत मतलब होता है यूनियन। देखो, आप थोड़ा सा इतिहास समझो। कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स क्या थे? कार्ल मार्क्स एक बहुत 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 बड़े फिगर थे। उन्होंने जब देखा कि कैपिटलिज्म बहुत फैल रहा है, और कैपिटलिज्म का जो इनिशियल जो विचारधारा थी कैपिटलिज्म की, मतलब इनिशियली जब कैपिटलिज्म आया, पूंजीवाद आया, तो उसने क्या बताया? एडम स्मिथ हो गए और बहुत सारे, उन्होंने ये बताया कि कैपिटलिज्म भला करेगा, कैपिटलिज्म लोगों को उनकी बेड़ियों से छुड़ाएगा, जो कि ठीक भी हुआ, सही भी साबित हुआ। लेकिन इसके रिपरकशन भी बहुत ज्यादा हुए, मतलब इसके इफेक्ट भी बहुत ज्यादा। इसमें क्या हुआ कि कैपिटलिज्म इक्वालिटी के लिए था, ठीक है। यहां पे मार्क्स मतलब इधर कैपिटलिज्म की जो इनिशियल विचारधारा थी उसमें क्या था कि एक तरीके से जो पूंजीवादी और जो वर्कर्स हैं उनके बीच में एग्रीमेंट होगा, ठीक है। लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ, धीमे धीमे यहां पे जो चंद लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके पास पूरी ताकत आ गई। सरप्लस वैल्यू, जो पूरा प्रॉफिट होता था वो खा गए। 95% प्रॉफिट वो खा गए और 5% खाली वर्कर्स को देते थे। तो एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था। एक्सप्लॉइटेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे भी सेपरेट लेक्चर है, आप देख लीजिएगा, पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री कवर्ड है। एक्सप्लॉइटेशन इतना ज्यादा हो गया कि फिर कार्ल मार्क्स जब आए, कार्ल मार्क्स जब 19th सेंचुरी में आए, उन्होंने बोला ये तो बहुत गड़बड़ है, कैपिटलिज्म का मॉडल ही खोखला है। तो उन्होंने वर्कर से बोला क्रांति ले आओ। अब वो तुम्हारे ऊपर है, कैसे भी क्रांति लाओ, चाहे खून बहा के लेके आओ, चाहे हथियार उठा के लेके आओ, क्रांति लेके आओ। उसके बाद दूसरा जो था कि डिक्टेटरशिप, प्रोलेटेरिएट, सर्वहारा वर्ग की जो वर्कर्स हैं उनकी डिक्टेटरशिप, पेजेंट्स हैं उनकी डिक्टेटरशिप, जो आम लोग हैं उनकी डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश होगी। और तीसरा फिर सरकार और स्टेटलेस गवर्नमेंट, और जो कम्युनिज्म की मेन मतलब जो मार्क्स ने बोला था, मार्क्सिज्म जो कहता है, वो विचारधारा अप्लाई करो तीसरे स्टेज में। तो 3 स्टेजेस थी। पहले रेवोल्यूशन सबसे पहली स्टेज थी, लेकिन जब तक कार्ल मार्क्स जिंदा थे तब तक रेवोल्यूशन आया नहीं, और कार्ल मार्क्स निराश होकर मर गए। रशियन रेवोल्यूशन जो था, रशियन रेवोल्यूशन ने कार्ल मार्क्स के आइडिया को, पहली स्टेज को सफल कर दिया, ठीक है। पहली स्टेज में क्या था?
कार्ल मार्क्स ने बोला था कि रेवोल्यूशन लेके आओ, और ये रेवोल्यूशन वर्कर्स का होगा, और रशियन रेवोल्यूशन वर्कर्स ही रेवोल्यूशन ले आए। और लेनिन ने यहां पे बोला कि जो पार्टी बनेगी वो वर्कर से ही बनेगी। तो सोवियत में जो सरकार चली, सोवियत मतलब होता है यूनियन, ठीक है। तो सोवियत, अब किसी भी का भी यूनियन हो सकता है। तो यहां पे अगर फैक्ट्रीज की बात करें तो बेसिकली यहां पे वर्कर्स, जो फैक्ट्री में लेबर्स काम करते थे, उनसे लोगों को चुना जाता था सोवियत यूनियन में। मतलब जो पार्लियामेंट थी यहां पे सोवियत की, वहां पे इन लोगों को बैठाया जाता था। तो सोवियत यूनियन की स्थापना, वर्कर्स, जितने भी वर्कर्स हैं वो साथ में आए और हम ये देखते हैं कि देश को आगे बढ़ाया, ठीक है। तो सोवियत यूनियन 1922 1922 में स्टैब्लिश हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसका फुल फॉर्म यूएसएसआर का याद रखिएगा, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। अब इसमें टोटल 15 देश थे, याद रखिएगा, टोटल 15 देश थे। मॉस्को कैपिटल थी, ठीक है। अगर बात करें सोवियत की पूरा अगर सबका, तो सबसे बड़ा शहर था मॉस्को, ठीक है, लार्जेस्ट रिपब्लिक था जो। और रशिया जो था, रशिया सबसे बड़ा था, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं तो आप मैप में देख लीजिए, टोटल 15 देश थे। उन 15 देश के नाम मैं आपको बता देता हूं, ये हालांकि लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा था रशिया। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि रशिया पे ही ध्यान दिया जाता था, है ना। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, 1922 से लेकर देखिए 1922 में सोवियत स्टैब्लिश हुआ। ये 15 देशों को मिला के, आज ये सारे देश इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये 15 देशों को मिला के हम ये देखते हैं, ये सोवियत स्टैब्लिश हुआ 1922 में। और 1991 में, 1991 में, 25 दिसंबर 1991 में सोवियत का डिसइंटीग्रेशन हो गया, सोवियत खत्म हो गया। मतलब ये सारे देशों ने, 14 देशों ने, मतलब 15 देशों ने, रशिया तो क्या, रशिया का ही अंडर था सब कुछ, लेकिन ये 14 देशों ने आजादी ले लिया। इसमें कौन कौन थे आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा था रशिया, और रशिया पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। बाकी देशों पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। ये भी देशों में गुस्सा था, लेकिन आप आवाज नहीं उठा सकते, ठीक है। एस्टोनिया आ गया, लातविया, लुथेनिया, बेलारूस, यूक्रेन, उसके बाद कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है, और रशिया। तो ये टोटल 15 रिपब्लिक्स थे मिला के, जिनको सोवियत बनाया गया 1922 में, समझ रहे हैं। और इसमें जो पूरी सरकार थी वो सब रशिया से, मॉस्को से, सब कुछ मॉस्को से कंट्रोल होता था। इन लोगों को कोई आजादी नहीं थी। अब आपको याद होगा, याद है कि नहीं, एस्टोनिया, लातविया और लुथेनिया सोवियत के पास आ गए थे, ठीक है। वर्ल्ड वॉर टू के तहत सोवियत ने इन पे अपना कब्जा जमा लिया था। पहले वर्ल्ड वॉर टू से पहले आजाद थे। कौन सा एक्ट था, चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, किस एक्ट के तहत एस्टोनिया, लातविया और लुथेनिया, ये मैंने वर्ल्ड वॉर टू का जब लेक्चर लिया था तो बताया था, वो रशिया के पास आ गए थे, ठीक है। तो रशिया ने एक तरीके से फोर्सिबली विदेशों को अपने कब्जे में किया, ठीक है, जिसको सोवियत बोला गया। ये चीज आप समझे। तो सोवियत बेसिकली 15 देशों का समूह था। ये और अच्छे से मैप आप देख लीजिए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप देखिए कजाकिस्तान कितना बड़ा है ना। तो आप किर्गिस्तान देख रहे हैं, ताजिकिस्तान, ये, और ये 15 देशों के नाम है, ठीक है। ये रशिया में सबसे बड़ा, फिर यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। आराम से पॉज करके इसकी पीपीटी आपको तुरंत हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो चलिए मैं बता ही चुका हूं, रशियन रेवोल्यूशन से इसकी शुरुआत हो गई, है ना। और 1922 में सोवियत आ गया। अब दोस्तों लेनिन जो है वो 1924 तक रहे। लेनिन अगर रहते तो चीजें बहुत ही ज्यादा अलग होती, लेकिन उसके बाद आ गया स्टालिन। अब जब स्टालिन आया 1925 से लेकर 1953 तक, ये जो 28 साल तक का रूल था, ये नर्क था सोवियत के लिए, ठीक है। यहां पे कत्लेआम हुए, जेनोसाइड हुए। स्टालिन ने सब कुछ, सब सारे रिपब्लिक्स को दबा के रख दिया, है ना, कि तुम आवाज उठा ही नहीं सकते। स्टालिन की जो पॉलिसी थी कलेक्टिवाइजेशन, हमको नहीं समझ में, हमको नहीं फर्क पड़ता, हमको अगर इतनी हमको अगर फसल चाहिए, इतना हमको अगर आउटपुट चाहिए तो तुमको देना ही है। स्टालिन ने ये देशों को बोलने लगा स्टालिन। और स्टालिन ने बहुत, उसका क्रूर शासन था, ये बाद में पता चला। स्टालिन की जो क्रूरता है ना, वो बहुत बाद में पता चली, जब मिखाइल गोर्बचेव ने 1985 में, ये सब कुछ 1990 में आते आते स्टालिन की क्रूरता का पता चला, जब मिखाइल गोर्बचेव ने फाइल से जो है ना वो डीक्लासिफाई की। अभी तक सोवियत में क्या था, कुछ भी बाहर नहीं निकलता था, कम्युनिज्म था, वन पार्टी रूल था सोवियत में। और ये वन पार्टी, ये बाकी 14 देशों को, बाकी 14 आप समझ रहे हैं ना, रशिया को आप अलग रख लीजिए, ठीक है, बाकी 14 में से ये सारे देश आ गए, ठीक है। तो बाकी 14 देशों को रशिया जो है पूरा कंट्रोल, और वन पार्टी सिस्टम था। कोई भी डेमोक्रेसी, कुछ भी, कोई फ्रीडम नहीं, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, सेंसरशिप ऑफ प्रेस था कि प्रेस को बिल्कुल भी आजादी नहीं, बोलने तक की। तो जो भी हत्याकांड होते थे वो कभी बाहर ही नहीं आते थे, समझ रहे हैं। ये बाद में जब मिखाइल गोर्बचेव आए, तब उन्होंने जब फाइल्स को डिक्लासिफाई किया, तब ये सारी चीजें सामने आई।
तो एक तरीके से स्टालिन ने बैंड बजा दी थी। 1953 के बाद निकिता क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव फाइनली, स्टालिन जो थे, स्टालिन की पॉलिसी से डी स्टालिनाइजेशन, स्टालिन की पॉलिसी ने देखिए इकोनॉमी डेवलप की, सोवियत की इकोनॉमी डेवलप हुई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रशिया का बहुत बड़ा, क्योंकि वर्कर्स के यहां पे वर्कर्स के नुमाइंदों को पार्लियामेंट में बैठाया जाता था और सरकार के भी लोग होते थे। साथ ही साथ दोस्तों 5 ईयर प्लान जो है वो यहां पे सोवियत नहीं शुरू किए थे, भारत ने सोवियत से ही 5 ईयर प्लान बोरो किए, ठीक है। तो इंडस्ट्रियली तो बढ़ा, लेकिन हम ये देखते हैं कि और बहुत सारी ऐसी पॉलिसी थी। अगर हम इंसानियत के रूप में देखें तो सोवियत पूरी तरीके से फेल कर गया था, क्योंकि स्टालिन ने हिटलर से ज्यादा लोगों को मरवाया था, स्टालिन ने, समझ रहे हैं। तो ऐसा था, स्टालिन एकदम पागल था, एकदम खूनी हत्यारा। तो जब स्टालिन का कार्यकाल खत्म हुआ तब यहां पे निकिता क्रुश्चेव, तो उसने डी स्टालिनाइजेशन शुरू किया। लेकिन निकिता क्रुश्चेव जब आए तो कोल्ड वॉर अपने चरम पे पहुंच गया, ठीक है। अब इस कोल्ड वॉर में दोस्तों क्या था ये आपको देखना है, कुछ कारण मैं आपको बताता हूं कि क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ। सबसे पहले तो स्पेस रेस, स्पेस पे कौन पहुंचेगा। सोवियत बड़े एडवांस्ड थे, ठीक है। सोवियत ने अपनी पहली सैटेलाइट स्पुतनिक भेज दी, एनिमल को भेज दिया, लाइका, कॉस्मोनॉट, ठीक है, इन सबको भेज दिया सोवियत ने स्पेस पे। साथ ही साथ जो हथियार बनाए, सोवियत ने बहुत सारे हथियार बनाए जिनको आर्म्स रेस बोला जाता है, ठीक है। डर था इसको, क्योंकि देखिए कोल्ड वॉर में अमेरिका और सोवियत की दो सबसे बड़ी ताकतें थी। अमेरिका की ताकत बढ़ती जा रही थी तो सोवियत ये बोल रहा था कि हम भी अपनी ताकत बढ़ाएंगे। अब प्रॉब्लम ये हो रही थी, जो भी पैसा आ रहा था, जैसे अभी पाकिस्तान कर रहा है, जो भी पैसा आ रहा था उससे सोवियत सिर्फ और सिर्फ हथियार बना रहा था, न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था, जिसकी वजह से इकोनॉमिक कंडीशन, सोवियत वैसे ही क्लोज्ड इकोनॉमी, यहां पे ऑलरेडी कम्युनिज्म है, बाहर की कंपनीज तो वैसे भी सोवियत में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। तो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, सोवियत जो है वो और ज्यादा क्लोज होता गया, ठीक है, और वन पार्टी रूल और ज्यादा ताकतवर, और टेंशन बढ़ती गई। तो एक तरीके से वेपन्स की जो रेस थी, और ये जो कोल्ड वॉर है, कोल्ड वॉर का भी इफेक्ट। अब देखिए कम्युनिज्म, यहां पे सोवियत चाहता था कि जितने देशों में हो सके कम्युनिज्म फैले। तो इधर लाओस हो गया, वियतनाम में तो कम्युनिज्म आ ही गया, नॉर्थ कोरिया में भी कम्युनिज्म आ गया, क्यूबा में कम्युनिज्म आ गया, चाइना कम्युनिस्ट हो गया। तो उस समय ऐसा लग रहा था कि सोवियत का अपर हैंड है। इसको देखते हुए सोवियत ने और ज्यादा हथियार बनाने शुरू किए और अपना इन्फ्लुएंस, और इधर अमेरिका भी लगा हुआ है। तो कोल्ड वॉर भी एक बहुत बड़ी वजह बना। अब देखिए ये सरकार को तो ठीक है, फायदा कर रहा है, लेकिन लोग यहां पे परेशान है, गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन, भाई जो पैसा आ रहा है, आप ज्यादातर जो पैसा है वो इकोनॉमी में नहीं लगा के, लोगों की भलाई के लिए नहीं लगा के, आप लगा रहे हो हथियारों में, जैसे अभी पाकिस्तान में हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है। तो लोग यहां पे उठ खड़े हुए, लोगों का मूड खराब हो गया, लोगों ने बोला कि ऐसा तो चलेगा नहीं, गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। इसीलिए तो दोस्तों जब जर्मनी को भी डिवाइड किया था ना, तो ज्यादातर लोग, क्योंकि इधर जो सोवियत के कंट्रोल में जर्मनी था उसमें तो कोई फ्रीडम थी नहीं, तो ज्यादातर लोग वेस्ट जर्मनी जाते थे। कुछ भी कहिए, लेकिन जो वेस्ट वर्ल्ड जो एरिया कंट्रोल कर रहे थे, वहां पे बहुत अच्छी लाइफस्टाइल बढ़िया थी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़िया थी, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा थी। तो इसीलिए दोस्तों टेंशन और ज्यादा बढ़ती गई, ये आप समझे। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं ये सब ऐसे ही चला और काफी वक्त तक चला ये। फिर हम देखते हैं कि सोवियत अफगान वॉर 1979 में अफगानिस्तान में सौर रेवोल्यूशन आ गया। देखिए एक्चुअली था क्या कि अफगानिस्तान में जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ, कोल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, तो इराक हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, यहां पे अमेरिका के पपेट रूलर्स, क्या मतलब यहां पे जो राजा महाराजा थे वो अमेरिका की या वेस्ट वर्ल्ड की बात बहुत ज्यादा मानते थे, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं, और ये सब जगह, अफगानिस्तान में भी, इराक में भी और ईरान में भी, तीनों जगह ये हुआ, ठीक है। अफगानिस्तान में पहलवीज का राज था, पहलवी यहां पे रूल करते थे, ठीक है, शाह पहलवी, ठीक है, रेजा पहलवी जो थे। और अफगानिस्तान में हम ये देखते हैं कि रेजा पहलवी जो थे वो अपना रूल चला रहे थे, लेकिन दोस्तों 1973 आते आते 1973 में अफगानिस्तान में तख्ता पलट हो गया, उनके भाई ने तख्ता ले ली, मतलब जो वो क्या कहते हैं कि जो मतलब तख्ता पलट कर दिया, जो अथॉरिटी थी उनके भाई ने ले ली, कजन ब्रदर। और 1978 में सौर रेवोल्यूशन हो गया, अफगानिस्तान में क्रांति आ गई। और ये क्रांति कौन लेके आए? कम्युनिस्ट, जिनको सोवियत की बैकिंग थी। तो सोवियत घुस गया अफगानिस्तान में, ये चीज आप समझे। लेकिन जब सोवियत अफगानिस्तान में घुसा, अमेरिका का मूड खराब, अमेरिका तो बोल रहा था कि अरे अफगानिस्तान में अगर कम्युनिज्म आ गया तो तो गया ही था, तो इसको रोकना है किसी भी तरीके से। तो अमेरिका ने फिर आतंकवाद को बढ़ावा दिया, मुजाहिदीन को खड़ा किया, अलकायदा को खड़ा किया, ओसामा बिन लादेन भी एक मुजाहिदीन था, ठीक है, इन सबको खड़ा किया, समझ रहे हैं, मुजाहिदीन को खड़ा किया। और अफगानिस्तान में 1979 से लेकर 1989 तक 10 साल तक सोवियत अफगान वॉर चलती है ये, ठीक है।
अल्टीमेटली 1989 में सोवियत ने तो अपनी आर्मी को अफगानिस्तान से बाहर निकाल लिया। अफगानिस्तान में घुसना आसान है, निकलना बहुत मुश्किल है। अफगानिस्तान में युद्ध जीतना लगभग लगभग नामुमकिन है, वहां पे आप युद्ध जीत ही नहीं सकते। तो हम ये देखते हैं सोवियत तो बाहर निकल गया और अभी तक अमेरिका की फोर्सेस अभी तक फंसी हुई अफगानिस्तान में। तालिबान से, सोचे अमेरिका ने तालिबान से ट्रीटी साइन की, ठीक है, अभी 28 फरवरी की बात है ये, पीस ट्रीटी, उस पर पूरा लेक्चर है मेरा, आप देख लीजिएगा। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि अफगानिस्तान की कितनी बुरी 1979 के बाद से अफगानिस्तान पूरा टूट गया। जैसे ही सोवियत गया तालिबान का उदय हो गया। अब जैसे ही 1989 में ये खत्म हुआ, तुरंत हम ये देखते सिविल वॉर छिड़ गया और 1994 आते आते तालिबान के पास पूरी ताकत आ गई। 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान का पूरा राज। एनीवे वो एक अलग टॉपिक है, मैं उसमें फिलहाल अभी नहीं घुसते हैं। सोवियत अफगान वॉर को मैं सेपरेटली खत्म कर दूंगा, मतलब कवर कर लूंगा, कवर करूंगा तो जाहिर सी बात है खत्म हो ही जाएगा। उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से 1979 से लेकर अभी तक की स्टोरी और हिस्ट्री पूरा समझा दूंगा। तो हम ये देखते हैं कि सोवियत अफगान वॉर भी एक बहुत बड़ा कारण था। अब डिसोल्यूशन शुरू होता है, सोवियत का डिसइंटीग्रेशन शुरू होता है 1985 से। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव, एक कमाल के लीडर, अभी भी ये जिंदा है, आपको बता दूं मिखाइल गोर्बाचेव अभी भी ये जिंदा है ना, और अब तो शायद 90 साल के हैं और अभी भी अपने विचार जो है वो रखते रहते हैं। एक बहुत ही लिबरल, कमाल के इंसान, एक हीरो। टाइम मैगजीन ने 1987 में इनको मैन ऑफ द डेकेड चुना था। नोबेल पीस प्राइज मिला मिखाइल गोर्बाचेव। लोगों के लिए सोचने वाले, जितनी तारीफ करें मिखाइल गोर्बाचेव की उतना कम है। मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में आप पढ़िएगा, किसान थे ये, फिर वकील बने और बहुत ही ज्यादा मेहनती थे। इनके दादाजी तक को स्टालिन ने, जो बकायदा पूरा जेनोसाइड चलाया था ना, लोगों को मार रहा था पकड़ पकड़ के, स्टालिन के खिलाफ जो भी होता था उसको मार देता था, मिखाइल गोर्बाचेव के दादाजी भी इसमें निपट गए थे, समझ रहे हैं, मार दिया था। तो मिखाइल गोर्बाचेव कमाल के इंसान, ठीक है, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। और कम्युनिस्ट पार्टी में मिखाइल गोर्बाचेव का दबदबा, लीडर तो थे ही, वकील बहुत बढ़िया थे, पहले खेती करते थे, बाद में वकील बने, और फिर हम ये देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी इन्होंने ज्वाइन की और एक के बाद एक इनको कम्युनिस्ट पार्टी में इंपॉर्टेंट पद मिलते रहे, समझ रहे हैं। और यही कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। 1985 में यहां पे मिखाइल गोर्बाचेव को कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी बना गया, सेक्रेटरी बना दिया गया, चीफ सेक्रेटरी। अब दोस्तों ये जैसे भारत में प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वैसे ये पोजीशन थी। तो जब मिखाइल गोर्बाचेव यहां पे सेक्रेटरी बनते हैं, हम ये देखते हैं कि इन्होंने सब कुछ बदल के रख दिया। मिखाइल गोर्बाचेव ने सब कुछ चेंज। जब मिखाइल गोर्बाचेव बने तो सोवियत एक क्लोज्ड इकोनॉमी था, जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी देश हैं, ठीक है, ये आपको जो 15 रिपब्लिक्स दिख रहे हैं ना, रशिया को छोड़ के बाकी जितने भी, यहां पे रशिया पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता था, बाकी 14 देशों पे ध्यान नहीं दिया जाता था। यहां पे कोई भी रेवोल्यूशन होता था, जैसे कहीं पे भी, अगर जैसे हंगरी में, हालांकि हंगरी ये सोवियत का पार्ट नहीं है, याद रखिएगा। अच्छा एक चीज और बता दूं, सोवियत, ये पोलैंड, ये चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, ये सोवियत का पार्ट नहीं है। सोवियत के पार्ट ये देश हैं, समझ रहे हैं। ये जो देश है ना, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, इन पे सोवियत का कंट्रोल था, इनडायरेक्ट कंट्रोल था, समझ रहे हैं। अपने डिक्टेटर्स को सोवियत बोलता था, तुम रूल करोगे पोलैंड पे, तुमको रूल। तो सोवियत की यहां पे चलती थी, लेकिन पूरा कंट्रोल, मतलब ये देश सोवियत के अंदर नहीं थे। तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है, याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं रखनी है, ठीक है। सोवियत अलग है, सोवियत में ये 14 देश आते, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सोवियत का पार्ट नहीं थे, लेकिन इनडायरेक्ट कंट्रोल था सोवियत का पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया पे। तो होता क्या था कि कब, जैसे हंगरी में रेवोल्यूशन हो गया तो 1956 में सोवियत के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था, तो सोवियत ने अपनी आर्मी भेज दी। चेकोस्लोवाकिया में 1968 में पराग रेवोल्यूशन हो गया, सोवियत ने फिर अपनी आर्मी भेज दी। कहीं पे भी डर के मारे ये देश रेवोल्यूशन ही नहीं करते थे, इतना ज्यादा डर बैठ गया था। सोवियत की आर्मी इतनी बड़ी थी, अभी मैंने बताया ना, भले ही लोग मर रहे थे, लोग गरीब हो रहे थे, लेकिन सोवियत अपने आप को रीऑर्गेनाइज क्या, मतलब अपनी आर्मी को बढ़ा रहा था, मिलिटराइजेशन कर रहा था, हथियार बढ़ा रहा था, तो लोग डरने लगे थे, समझ रहे हैं कि। लेकिन जैसे ही मिखाइल गोर्बाचेव आए, इन्होंने सब बदल दिया। मिखाइल गोर्बाचेव ने यह तक बोल दिया था कि अब रेवोल्यूशन होगा तो हम तो अपनी आर्मी तक नहीं भेजेंगे, अगर उनको बोलने का अधिकार है भाई तो बोलने दो। मिखाइल गोर्बाचेव का तो ये स्टैंड था। रोनाल्ड रीगन गए, रोनाल्ड रीगन ने मिखाइल गोर्बाचेव से मुलाकात की, और रोनाल्ड रीगन ने तो ये तक बोल दिया था कि दम है तो बर्लिन वॉल भी क्रिएट हो गई थी ना, बर्लिन वॉल के इलाके दिखाओ, तो बर्लिन वॉल पे मेरा सेपरेट लेक्चर है, आप देख लीजिएगा। अब मिखाइल गोर्बाचेव जैसे ही आए, दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, दो इनकी पॉलिसी थी, एक थी ग्लासनोस्ट और एक है पेरिस्ट्रोइका। ग्लासनोस्ट मतलब होता है ओपननेस, सब कुछ ओपन कर दो। अभी मैंने बताया ना, अभी तक सोवियत एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, कोई अंदर नहीं जा सकता था। इन्होंने इकोनॉमी को खोल दिया, जो किताबें थी, जो बैन थी, वो आप पढ़ सकते थे।
पुलिस जो है सीक्रेट पुलिस, वो किसी को परेशान नहीं करेगी। जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ दिया गया, जिनको सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया था, सिर्फ इसलिए मारा जाता था कि सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, जो सोवियत एग्रेशन दिखा रहा है, जो सोवियत कंट्रोल कर रहा है उसके खिलाफ बोल रहे, सिर्फ इसीलिए गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको निकाल दिया गया। नए इलेक्शंस करवाओ, आप समझ रहे हैं। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रेस सेंसरशिप थी ना, न्यूज़पेपर और जो प्रेस, वो कुछ भी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ पब्लिश नहीं कर सकती थी। ग्लासनोस्ट ने उनको यह पावर दे दी कि आप अब सब कुछ कर सकते हो, तो प्रेस सेंसरशिप भी खत्म हो गई और इलेक्शंस होने लगे। वन पार्टी सिस्टम था ना सोवियत में, यहां पे मल्टीपल पार्टीज। तो ग्लासनोस्ट एक कमाल की पॉलिसी साबित हुई, लेकिन इसका इफेक्ट देखिए, ये देखने में तो आपको बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इसका इफेक्ट नहीं हुआ। कैसे, अभी हम देखेंगे। ये पॉलिसीज बहुत स्लो थी और मिखाइल गोर्बाचेव ने भी बोला था, ये उन्होंने एडमिट किया था कि हाँ ये पॉलिसीज बहुत ही ज्यादा स्लो थी, लेकिन ये बहुत ही अच्छा, एक तरीके से सोवियत में डेमोक्रेसी लाने की कोशिश थी। उसके बाद दूसरा था पेरिस्ट्रोइका। पेरिस्ट्रोइका मतलब रीस्ट्रक्चरिंग। इसमें सोवियत क्लोज इकोनॉमी थी, उसको खोल दिया, प्राइवेट इंडस्ट्री का यहां पे आगमन हुआ। और जब प्राइवेट इंडस्ट्री आती है, आपको पता ही है, कैपिटलाइजेशन होगा। और फिर हम ये देखते हैं इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करना शुरू किया। ठीक है, वर्कर्स के पास, वर्कर्स को भी, भले ही सोवियत वर्कर्स के बेसिस पे बना हो, लेकिन वर्कर्स को भी यहां पे अगर बहुत बुरी कंडीशन है तो आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, आपको जेल में उठा के डाल दिया जाएगा। वेजेस बहुत ज्यादा नहीं दिया जाते थे दोस्तों, गरीबी बहुत ज्यादा थी, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी सोवियत की, क्योंकि मैंने बताया ना कि ज्यादातर उसका ध्यान कोल्ड वॉर में चला गया था, तो लोगों पे ध्यान नहीं दिया। तो हम ये देखते हैं कि पेरिस्ट्रोइका, ग्लासनोस्त ने बदल के रख दिया सोवियत को, बट इसका इफेक्ट नहीं हुआ। क्यों? लोग भी इसके खिलाफ कहीं ना कहीं हो रहे थे। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि दोस्तों ये देखिए, एक इतने सालों की सभ्यता, इतने सालों का जो मैकेनिज्म चला आ रहा है, उसको तोड़ने के लिए, मतलब दोबारा से रीऑर्गेनाइज करने के लिए, जैसे आप 100 साल से कोई चीज फॉलो करते आ रहे हैं और एकदम से आपको बोले कि आज से ये चीज तुम फॉलो नहीं करोगे, ठीक है, दूसरी चीज फॉलो करोगे, तो दूसरी चीज जो आप फॉलो करेंगे उसमें ढलने में आपको थोड़ा वक्त लगेगा। तो यहां पे लोगों के साथ यही हो रहा था, इतने सालों से जो सिस्टम था, अब जो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ उसमें ढलने में टाइम लगा। ठीक है, साथ ही साथ जो पार्टी लीडर्स थे गोर्बाचेव के, जो पार्टी लीडर्स थे, वो भी गोर्बाचेव के खिलाफ हो गए कि आप क्या कर रहे हो, आप तो कम्युनिज्म को ही खत्म कर दोगे। समझ रहे हैं? तो यहां पे जो ओल्ड सिस्टम कोलैप्स हुआ, न्यू वन भले ही, लेकिन वो वही कह रहे ना कि इसको लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, एक और बहुत बड़ी चीज की गोर्बाचेव ने, देखिए 1985 में आए, 89 में इनको मतलब प्रेसिडेंट हो गए थे ये, तुरंत इन्होंने सोवियत ट्रूप्स को बाहर निकाल दिया। सोवियत अफगानिस्तान में जो सोवियत ट्रूप्स थे, अब देखिए ये पूरा डीएस्केलेशन कर लें, ठीक है, कि हमको टेंशन बढ़ानी नहीं है, हमको टेंशन घटानी है, तो सोवियत ट्रूप्स को इन्होंने अफगानिस्तान से बाहर निकाल लिया। तो लोगों को बहुत ज्यादा खुशी हुई। फिर वार्सो पैक्ट जो नेशंस थे, ठीक है, वहां पे मिलिट्री, जैसे मैंने बताया ना, मिलिट्री प्रेजेंस घटा दी। जितने भी वार्सो पैक्ट में जो सोवियत को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि इधर अमेरिका का नेटो था और सोवियत का वार्सो था, तो वार्सो में जितने भी नेशन सपोर्ट कर रहे थे, यहां पे सोवियत ने बोला कि अब हम मिलिट्री प्रेजेंस घटा देंगे। कमाल की बात होगी, आप समझ रहे हैं? तो ये सारे जो डिसीजन थे गोर्बाचेव के, ये भले ही बहुत अच्छे थे, अब इसका असर तो देखिए, सोवियत में, रशिया में तो बहुत ज्यादा इसको अच्छे से नहीं लिया। मतलब जो वहां के लीडर्स थे, लोग तो यही चाह रहे थे कि उनको जितनी ज्यादा फ्रीडम मिल जाए उतना अच्छा। अब जो इन्होंने रिफॉर्म्स किए, उसमें हुआ क्या, जो ये देश थे ना, ये जो आपको देश दिख रहे हैं, यहां पे अब लोग खुल के सामने आने लगे, यहां पे अब लोग बोलने लगे, डिबेट होने लगी। सेंसरशिप हटा दी प्रेस से, तो बाकायदा डिबेट होने लगी कि हमको आजादी लेनी चाहिए, हमको आजाद होना चाहिए, और ये जो सोवियत का ये जो इतना ज्यादा मतलब हमारा प्रेजेंस है, वो बहुत ही गलत है। और उसके बाद मिखाइल गोर्बाचेव ने फाइल्स भी डिक्लासिफाई कर दी। इतने सालों से जो फाइल्स हैं वो बिल्कुल क्लोज, मतलब एक अलमारी में ही बंद थी, और उसमें बहुत खतरनाक क्राइम्स छुपे थे जो सोवियत सरकार ने खुद किए थे, ठीक है, वो तक डिक्लासिफाई कर दिया गया। इसी दिन दोस्तों, इसी वक्त दोस्तों, इसी दौरान चेरनोबिल न्यूक्लियर हादसा हुआ। चलिए, कौन से साल में हुआ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चेरनोबिल। साथ ही साथ एक और सवाल है, एक और सवाल नहीं, एक और आपको सजेशन है। चेरनोबिल एक वेब सीरीज है, आप उसको जरूर देखिएगा, आपका मजा आ जाएगी, होश उड़ जाएंगे। देखिए, कुछ भी कहिए, रशिया में नेशनलिज्म बहुत ज्यादा है, राष्ट्रवाद रशिया में बहुत 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 ज्यादा, तभी तो सोवियत बना ना। नेशनलिज्म नहीं होता तो सोवियत, देखिए चेरनोबिल में एक सीन है, उसमें क्या होता है कि जो वर्कर्स हैं, क्योंकि न्यूक्लियर जो रेडिएशन है वो हर जगह फैल जाती है, और वो जो न्यूक्लियर जो पूरा पावर प्लांट होता है उसको क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। तो यहां पे एक सीन है, उसमें जो ऑफिसर है वो वर्कर से बोलता है कि तुमको ये पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो मलबा फैला है उसको हटाना पड़ेगा, वरना रेडिएशन और ज्यादा फैल जाएगा।
तो यहां पे जो वर्कर्स होते हैं वो रिप्लाई करते हैं कि क्या हमारे बचने की कोई संभावना है? वो बोलते हैं नहीं, लेकिन तुमको करना है तो करना है। वर्कर्स करते हैं, डिस्पाइट उनको मालूम है कि उनकी जान चली जाएगी, लेकिन वो देश के लिए करते हैं। तो नेशनलिज्म बहुत ज्यादा है रशिया में। साथ ही साथ दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि गोर्बचेव के जो रिफॉर्म्स थे, ये बहुत सारे देश जो है, बहुत सारे देशों ने इसको हाथों हाथ लिया। 1989 में पोलैंड में रेवोल्यूशन आ गया। 1989 से लेकर 1991 तक सोवियत में जितने भी देश थे और जो सोवियत के कंट्रोल में थे, उन्होंने आजादी ले ली। तो 1989 में पोलैंड में रेवोल्यूशन आया। उसके बाद तुरंत बर्लिन वॉल तोड़ दी गई। 9 नवंबर 1989 को बर्लिन वॉल तोड़ दी गई और ये इमीडिएट कॉज था। जैसे ही बर्लिन वॉल टूटी, एक गिरा तो सब गिरेंगे। चेकोस्लोवाकिया में 10 दिन बाद रेवोल्यूशन आ गया, सब ब्लडलेस था, ठीक है। उसके बाद इधर हंगरी ने अपनी आजादी ले ली। चेकोस्लोवाकिया में रेवोल्यूशन है, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया अलग हो गए। हंगरी ने अपनी आजादी ले ली, ठीक है, आप देख सकते हैं। यार किधर चला गया पीछे कर, हाँ ठीक है। युगोस्लाविया, अल्बानिया, बल्गेरिया, इन सब ने आजादी ले ली। साथ ही साथ दोस्तों हम ये देखते हैं जर्मनी भी पूरा आजाद हो गया 1991 में, फुल्ली सॉवरेन स्टेट हो गया। और उसके बाद हम ये देखते हैं सोवियत भी कोलैप्स के कगार पे आ गया। आप समझ रहे हैं? तो सोवियत, अब यहां पे जो बाल्टिक स्टेट्स थे, ठीक है, जैसे एस्टोनिया, लुधियानिया, लातविया, अब मैंने अभी बताया ना, इनको तो वर्ल्ड वॉर 2 में कब्जे में लिया था अपने सोवियत ने, ठीक है। कौन सा एक्ट था आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, किस एक्ट के तहत लिया था। एस्टोनिया, लुधियानिया, लातविया को सोवियत ने अपने कब्जे में लिया। तो अब ये लोग भी बोलने लगे कि हम पे तो जबरदस्ती कब्जा किया गया है, हम थोड़ी ना सोवियत के साथ आना चाहते थे। इन्होंने आजादी की मांग शुरू कर दी और इनको आजादी मिल गई। समझ रहे हैं? तो एस्टोनिया, लुधियानिया, लातविया सबसे पहले इन्होंने आजादी ली। फिर हम ये देखते हैं अगस्त आते आते मिखाइल गोर्बाचेव को तख्ता पलट करने की कोशिश की गई। यहां पे तख्ता पलट करने की कोशिश की गई। मिखाइल गोर्बाचेव को हाउस अरेस्ट में रख दिया था 3 दिन, है ना। और बोरिस येल्सिन जो थे, जो कि एक बहुत ही अय्याश राष्ट्रपति बने बाद में, मतलब लीडर बने एक तरीके से, बोरिस येल्सिन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन ये फेल्ड हो गया था क्योंकि ना ही सरकार बोरिस येल्सिन के साथ थी, ना ही आर्मी जब तक साथ नहीं दे तब तक तख्ता पलट नहीं हो सकता। जब आर्मी आपके साथ आ गई तब कोई भी सरकार को गिरा सकते हैं, लेकिन आर्मी ने यहाँ पे साथ नहीं दिया। तो ये जो इसको फेल्ड कू बोला जाता है, ठीक है। तख्ता पलट करने की मिखाइल गोर्बाचेव को, क्योंकि यहां पे लग रहा था कि मिखाइल गोर्बाचेव तो सोवियत का कबाड़ा कर देंगे, ये इतना बड़ा जो एम्पायर है ये सब खत्म हो जाएगा। तो मिखाइल गोर्बाचेव को हाउस अरेस्ट में रखा, लेकिन ये कू जो है, ये तख्ता पलट सफल नहीं हो पाया, ठीक है। और इसमें हाउस अरेस्ट में रीजन क्या दिए थे कि इनकी हेल्थ सही नहीं है। समझ रहे हैं? उसके बाद दोस्तों फिर मिखाइल गोर्बाचेव आए और तुरंत ही फिर सोवियत यूनियन जो है वो कोलैप्स हो गया। उसके बाद दोस्तों 21 दिसंबर को फिर एल्माटा डिक्लेरेशन साइन होता है और यहां पे फिर जितने भी सोवियत कंट्रीज हैं, ठीक है, हम ये देखते हैं कि बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया, ठीक है, वो सब सोवियत से अलग हो गए और अल्टीमेटली फिर एक कॉमनवेल्थ CIS बनाया गया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। समझ रहे हैं? तो यहां पे 25 दिसंबर आते आते और 25 दिसंबर को मिखाइल गोर्बाचेव ने अपना इस्तीफा दे दिया। समझ रहे हैं? और चले गए अमेरिका। फिर अमेरिका चले गए क्योंकि उनको पता था यहां पे रहना खतरे से खाली नहीं, ठीक है। और उसके बाद हम ये देखते हैं दोस्तों कि सोवियत में क्या हुआ। सोवियत पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया। 14 के 14 देशों ने दिसंबर आते आते आजादी ले ली, ठीक है। यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, ठीक है, सब कुछ, सबने अपनी आजादी ले ली। और फिर हम ये देखते हैं कि रशिया पार्लियामेंट में इसको इंप्रूव कर दिया, लेकिन बोरिस येल्सिन आए। फिर बोरिस येल्सिन जो है वो प्रेसिडेंट बने रशिया के, ठीक है, क्योंकि अब सोवियत कोलैप्स हो गया 1991, सोवियत कोलैप्स हो गया तो बोरिस येल्सिन आए। और फिर हम ये देखते हैं कि बोरिस येल्सिन को हटा के व्लादिमीर पुतिन आए 1999 में। तो कम्युनिज्म 1991 में, सोवियत पहला कम्युनिस्ट नेशन था सोवियत, और कम्युनिज्म 1991 में खत्म हो गया। ये आप समझ रहे हैं? तो ये चीज है। अभी का मैप आप देख सकते हैं, इस तरीके का कुछ मैप है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, रशिया ये रहा, रशिया बिल्कुल अलग है, लेकिन बाकी लातविया, लुधियानिया, बेलारूस, यूक्रेन, इन सब ने, देख सकते हैं ना, सब ने आजादी ले ली। जॉर्जिया हो गया, सब ने, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब अलग देश हो गए, ठीक है। अब इसका आफ्टर मैथ ये रहा कि देखो, इतने सालों की सत्ता जब गई, इतने सालों की जब सिस्टम टूटा, तो यहां पे लोगों में और ज्यादा गरीबी आई, है ना। लोग इसको पचाने में कामयाब नहीं हो पाए, तो बहुत जगह तो वॉर्स हो गए, बहुत जगह तो सिविल वॉर छिड़ गए, युगोस्लाव वॉर, तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई। उसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि पॉवर्टी, क्राइम, करप्शन, इनमें भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, लेकिन धीमे धीमे चीजें पटरी पे आई और इन देशों ने अपने आप को संभाल लिया। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।